राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर एक्चुअल में दो भागों में बंटा हुआ है। एक पुराना जोधपुर जो जोधपुर के परकोटे के भीतर शहर था और एक नया जोधपुर जो जोधपुर के परकोटे के बाहर बसा हुआ है। इन दोनों में सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। जहाँ परकोटे के भीतर वाले जोधपुर में अपनापन झलकता है, वहाँ परकोटे के बाहर वाले जोधपुर में आधुनिकपन झलकता है। मेरे सामने एक सवाल था कि प्राचीन काल में जोधपुर के लोग अपने पेयजल की व्यवस्था कैसे करते थे। तो वहाँ भीतरी जोधपुर में पारंपरिक जल स्रोत है, जैसे तालाब, बावड़ी, जालरे, कुएं, बेरे ये थे। तो ये इनकी जानकारी मेरे दर्शकों को देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाने का मंच बनाया है, जिसके अंदर मुझे प्रेरणा मिली है श्री जुगल किशोर जी गज्जा साहब से। वो मेरे साथ चले हैं क्योंकि वो भीतरी जोधपुर शहर के रहने वाले हैं, उनको जोधपुर की काफ़ी जानकारी थी। तो इस तरह से हमने एक ये वीडियो बनाया है, आप देखें। ये आज हम जोधपुर सिटी के पुरानी ओल्ड जोधपुर सिटी के वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानकारी लेने के लिए जोधपुर शहर में चले हैं और ये हमारे साथ में है गज्जा जी है। ये यहीं के जोधपुर के रहने वाले हैं और ये हमें आज बताएंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम अब जोधपुर किला जा रहे हैं। ये शिवांची गेट से किले वाली रोड। शिवांची गेट से बकरा मंडी होते हुए जो चांद पोल जाती रोड, उसे हमने लेफ्ट टर्न ले लिया। लेफ्ट टर्न के बाद में अंडर ब्रिज है और वहाँ ये जयनारायण व्यास जी का पार्क है, व्यास पार्क कहलाता। स्वर्गीय श्री जयनारायण जी व्यास राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे जो हमारे जोधपुर के निवासी थे। जयनारायण व्यास पार्क से नीचे उतरते ही एक ये सामने पोल दिखती है। ये परकोटे पे बना हुआ ये गेट है, इसको फुलेराव की घाटी का गेट कहते हैं। राव सांतल जी, जिनका शासनकाल सन 1489 से 1492 ईस्वी तक रहा, उनकी 7 रानियों में से एक रानी का नाम फूला था, जिन्होंने अपने नाम से इस गेट का नाम फुलेराव की पोल रखा। अब हम नौ चौकिया पहुंच गए हैं। नौ चौकिया पहुंचते ही एक ऊंची बिल्डिंग दिखती है, जिसके साइड में ये पुलिस थाना खांडा फलसा लिखा होता है। ये थोड़े साल पहले यहाँ खांडा फलसा पुलिस थाने की ये पुलिस चौकी थी, लेकिन ये जो पुराना भवन है, बिल्डिंग है, यह पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का कोर्ट था। यहाँ वे बैठा करते थे इस कोर्ट में, लेकिन कोर्ट के बाद में यहाँ पुलिस चौकी बना दी गई और अब वो पुलिस चौकी भी यहाँ से हट गई है। यहाँ पे ये एक स्कूल है जो अभी है, ये बरगद के पास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोतवाली। कोतवाली का मतलब यही था कि यहाँ कोर्ट था, इसलिए इस जगह का नाम कोतवाली है। यहाँ पास में ही एक ये कुआं दिखाई देता है जो कोतवाली बेरा कहलाता है। महाराजा बखत सिंह जी ने 1751 में यहाँ पीने के पानी के लिए ये बेरा बनवाया, जिसे कोतवाली बेरा कहते हैं। ये साहब ये 9 चौकिया इसलिए है कि यहाँ से 9 गलियाँ निकलती है, ये इसलिए ये 9 चौकिया कहलाता है। ये जालो गेट वाली हो गई, अपन नहीं पहुँची। ये जालो गेट आते हैं। ये जो हवेली है यहाँ 9 चौकिया पे, ये किसी दीवान की हवेली बनाता है। यहाँ कोई दीवान का कहते रहते थे पहले। स्ट्रीट टाइम में कोई राजा के दरबान जो होते थे उसकी हवेली है। अब तो इसमें कुछ बहुत ही भव्य और विशाल है। मेरे बचपन में इस बिल्डिंग को देखा हुआ है। राजकीय चिकित्सालय 9 चौकिया। ये बहुत पुराना हॉस्पिटल था, करीब इसको 100 साल हो गए इस हॉस्पिटल को। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है, आज से 50-60 साल पहले एक डॉक्टर खन्ना हुआ करते थे यहाँ पे, पंजाबी।
और उस खन्ना का इतना रुतबा था कि जितने भी बूढ़े और डोकरियाँ और बूढ़ी औरतें होती थी वो इससे डॉक्टर खन्ना से घबराती थी कि आपने ये गोली क्यों नहीं ली, मैंने इस तारीख को बुलाया था, आप लेट क्यों हुए, ये भूखे पेट मैंने कहा था, आपने खाना खा के क्यों ली। और डोकरियाँ इसके चैम्बर में जाने से डरती थी। खाना लाइन लगती थी बाहर तक अच्छा उनके लिए, अच्छा अच्छा और लाइन लगती थी तो जो है ना बारी दूर से डॉक्टर बैठे रहते थे और खन्ना का इंतजार करते थे, खन्ना साहब देखेंगे साहब कब आएंगे। और उनका ट्रीटमेंट इतना सस्ता और इतना सटीक होता था तो उसका कोई मुकाबला नहीं। सर आपका मैं गोविंद राज पुरोहित, गोविंद राज पुरोहित, आप पूर्व प्राचार्य हूँ पुष्टिकर स्कूल में, अच्छा श्री सुमेर पुष्टिकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और इतिहास का मैं छोटा सा विद्यार्थी हूँ। क्या बात है, मुझे आपकी खोज थी। नहीं जो ना ये जो चबूतरी कुआं कहलाता है या जो है यहाँ पे कुआं है हाँ, वो लगभग 400 साल पुराना है। श्री गोविंद राज जी पुरोहित के साथ चलकर यहाँ एक कुएं पे आए जो नवचौक या बेरा के नाम से कहलाता है। यह कुआं कहते हैं कि 400 साल पुराना है। इतिहास में देखने से ये मालूम पड़ता है कि श्री बखत सिंह जी के शासनकाल में इस कुएं का निर्माण कोटवाली बेरा के साथ ही कराया, तो करीबन 450 साल से ऊपर हो गए इस कुएं को। इस कुएं का पानी बहुत अच्छा, साफ और शुद्ध है, मीठा पानी है। लोग इस कुएं से पानी आज भी ले जाते हैं। ये राजा जो है एक यहाँ पे हुए थे मालदेव जी। मालदेव जी टाइम का है। मालदेव जी ने क्या किया कि यहाँ पे जो परकोटा जो था हाँ वो पहले यहाँ पे सिंह पॉल तक ही परकोटा था, वो सिंह पॉल से परकोटा धीरे धीरे जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। अच्छा सिंह पॉल, बजाजी की पॉल, फुलेराव की पॉल, भागी पॉल, यहाँ तक जो है जोधपुर बसा हुआ था। आगे सब जो है बंद थे। जी उसके बाद में 200 साल बाद में हाँ। महादेव जी के 100 साल बाद में लगभग जो है जालूर गेट, सोस्ती गेट, फिर शिवाजी उसको परकोटे को आगे लिया मतलब गेट, उन्होंने। फिर परकोटे को जो है ना जोधपुर शहर का विस्तार अच्छा हुआ। अच्छा वो विस्तार हुआ तो उसके साथ साथ में जो ना तो जो सेठ साहूकार थे हाँ उन्होंने जो है पानी की कमी को देखते हुए जो है कि ये कुएं, बावड़ियाँ वगैरह जो है करवानी शुरू की। ये पहले की जो रानी सर पदमसर जो है ये तो रानी जी के द्वारा बनाई हुई है। हाँ, हम देखेंगे, अभी जाएंगे। और चांद बावड़ी जो है वो चांद कंवर जी एक रानी जी थी उनके द्वारा बनी हुई है। जी जी और एक जत्ता बेरा है, जत्ता बेरा। अच्छा उसका पानी इससे भी ज़्यादा जो है तो मीठा है। अच्छा, वो जत्ता बेरा जो है उस पे राशनिंग होती थी कभी किसी जमाने में, पानी की राशनिंग होती हाँ। थी। एक जो है घड़ा जो है पानी जो है राशन के हिसाब से देते थे और वहाँ पे लाइनें लगती थी। तो इस हिसाब से जो ना कि ये कुएं अब फतेहपौल के पास में कुआं बहुत पुराना और कुआं है, वो लगभग अब जो है बंद हो गया, उसको कोई काम नहीं लेते। वहाँ पे जो है ना तो सारी गंदगी वगैरह जो है वो डाल दी गई है। दादा जी का जी ये यहाँ घरों में नहीं आता क्या पानी? आता है तो फिर आप इसका पानी आता है तो पानी में अंतर है, अमृत जैसा पानी है, बिल्कुल। आप ये 2 लोटे पी जा रहे हो। एक तरह की दवाई है ये। हाँ, और इसलिए लोग नल की अपेक्षा इसको पसंद करते हैं। हल्का होता है पानी। और मैं चांद पॉल रहता हूँ अभी, हाँ। तो यहाँ का पानी लेकर के वहाँ पे जाता हूँ। अच्छा, अभी तक मैं नल का पानी नहीं पीता हूँ। क्या तो साहब यहाँ के लोगों में पूर्ण विश्वास है कि इन कुओं का पानी अमृत जैसा होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, हल्का होता है, खाना अच्छा पचता है। तो लोग उनके घर में जलदाय विभाग की सप्लाई होने के बावजूद इन पुराने प्राचीन कुओं का पानी भर करके अपने घर ले जाते हैं। यह एक देखने वाली बात है इस प्राचीन कुओं के बारे में। कुएं से बाहर निकलते ही हाथ में चाय का थर्मस लिए हुए और चाय की गिलासी लिए हुए ये सतीश जी मिल गए। हमने इनसे 3 कप चाय ली और चाय पी तो बहुत अच्छी चाय थी साहब, ये शहर की चाय लाजवाब। तो ये है साहब जोधपुर शहर के प्रसिद्ध 9 चौकियों की हलचल और रौनक हो गया। हाँ, तो गोविंद जी साहब, हमारे साहब आपके साथ रह करके बहुत अच्छा लगा, आपसे अच्छी जानकारी मिली हमें। और और हम आगे मिलती रहेगी। और अब जो है ना ये तो सिलसिला चालू हुआ है। चालू होना चाहिए। जोधपुर के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। मैंने गूगल के
सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, यहाँ के लोग, यहाँ की जो एक्चुअल में कल्चर है ये तो प्रेम मैं इसका पुराना फोटो आपको भेजूंगा। ठीक है सर। चामुंडा माता चामुंडा माता का मंदिर है। ये शहर की सड़क से माँ चामुंडा का मंदिर जो किले में स्थित है यहाँ दिखाई देता है। जानते ही हैं, ये जोधपुर किला भारत के भव्यतम किलों में से एक है। ये जो चामुंडा माता है, 1965 का वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो सैकड़ों बम पाकिस्तान ने पटके थे जोधपुर और जोधपुर के आसपास, जेल, रेलवे जगह पे, लेकिन कोई बम एक्सप्लोड नहीं हुआ था। और उस समय मैंने खुद ने बचपन में देखा था, लड़ाई के समय घर के बाहर खाइयाँ खोदी जाती थी, ट्रेंचेज, और जब भी सायरन बजता लोग उन खाइयों में घुस जाते थे। और जब एक भी बम एक्सप्लोड नहीं हुआ जोधपुर में पाकिस्तान का, तब ये माना गया कि इस चामुंडा माता ने सभी बमों को अपने हाथों में ले लिया और उस माता के हाथ जल गए हैं। इसलिए पूरे शहर के अंदर, जोधपुर के अंदर, घर घर पे मेहंदी के छापे लगाए गए थे हाथों के, और ये छापे मेरे खुद के देखे हुए हैं। ये एक बहुत पुरानी घटना है, मैं बहुत छोटा था तब की बात है। और घर घर के अंदर ये माता जी ने हमें बचा लिया, इसलिए हर घर पे मेहंदी का हाथ मारा जाए ताकि माता जी के हाथ सही हो जाए। वल्लभेश्वर महादेव, बूंदी का मोहल्ला, ये 9 चौके से आगे बूंदी का मोहल्ला आता है साहब। ये देखो पंखे चल रहे हैं साहब। ये एक मिनट। जय हो महादेव जी की जय। ये किले के नज़दीकतम एरिया बूंदी का मोहल्ला कहलाता है। और यहाँ पे कई तरह की जोधपुर की हटाइयाँ विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पे बैठ के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, राष्ट्रीय मुद्दों पे, क्रिकेट मैचों पे हटाइयाँ होती रहती है। यहीं पे इस हटाई पे पंखे लगे हुए हैं ताकि हटाईबाजों को हवा मिलती रहे। ये पंखे चलते रहते हैं कि कोई भी आओ। 24 घंटे जब हटाईबाज नहीं है तो कुत्ते इस पंखे की हवा खा रहे हैं और बड़े आराम से, चैन से, तसल्ली से सो रहे हैं। ये है साहब जोधपुर फोर्ट, मेहरानगढ़ की पहली पॉल। ये बूंदी मोहल्ले से आगे आते हैं तो ये पहली पॉल आती है साहब। फतेहपुर सन 1719 ईस्वी, 1775 सन 1707 में मारवाड़ को मुगलों को उन्हें जीतने के लिए महाराजा सिंह जी ने निर्माण करवाया। जोधपुर किले की पहली पॉल फतेहपुर ये बनाई गई थी। ये सामने चामुंडा माता का मंदिर है, ये किले की दीवार है। ये पूरा किला है। सन 1459 में तोपें पड़ी है, ये निर्माण किया गया। तोपें। हाँ, तोपें इसके ऊपर पड़ी है किले के ऊपर। और ये मंदिर चामुंडा माँ का। मैं राजस्थान के किलों के बारे में एक नई जानकारी आपको देना चाहता हूँ। हर गेट एक टर्न पे आता है, फिर अगला गेट दूसरे टर्न पे आएगा, कभी कोई आमने सामने से नहीं आएगा। इसका कारण यह था कि पुराने ज़माने में जो युद्ध होते थे वो सब हाथियों के
अगुवाई में होते थे, हाथी होते थे। और हाथी से गेट को तोड़ा जाता, लेकिन जब मोड़ आता तो हाथी का मोमेंटम जो होता है वो खत्म हो जाता। इसलिए गेट को बचाव करने के लिए हाथियों से एक काम तो ये किया जाता था कि एक दूसरे की सीध में कोई गेट नहीं हो, मोमेंटम तोड़ने के लिए। सेकंड, हर गेट के ऊपर लोहे के वो तिकोने वो होते थे, लोहे के, वो तोड़ने ताकि वो हाथी सिर से नहीं तोड़ सके। ये इनके किले का बचाव और गेट के बचाव का तरीका था। जोधपुर किले की फतेह पोल देखने के बाद में अब रानीसर और पद्म सागर तालाब देखने के लिए जा रहे हैं। ये सबसे ऊंचाई पर तालाब बने हुए हैं। ये इस कारण से इसका जो है ओवरफ्लो भी, ये देखो आप कितनी ऊंचाई से ढलान की ओर आ रहा है। और इनके ऊंचाई पे होने के कारण ही इनका पानी अंडरग्राउंड रूप से जोधपुर की अन्य बावड़ी और कुओं और जो बेरों में आसानी से जाता है और कुएं बावड़ियों में पानी रहता है। ये पद्मसर तालाब है जो सन 1520 और सम्मत 1576 जोधपुर के शासक राव गंगा की देवड़ी रानी ने निर्माण कराया है। ये जितने भी वाटर सोर्सेज है ना, ये महारानियों ने अपने खर्चे से करवाया जनता की भलाई के लिए, जनता के पीने के लिए। यहाँ हम आए हैं, पद्मसर आए हैं, ये पद्मसर, और यहाँ हमें नमस्कार। आपका नाम क्या है साहब? प्रमोद जोशी। प्रमोद जोशी, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे पद्मसर के बारे में? पद्मसर बना हुआ है सर, यहाँ कपड़े धोना मना था, चौकीदार बैठता था। अच्छा, दरबार के टाइम। चलो देखते हैं अंदर क्या है। वापस इसका पानी बाहर जाता है सीधा, इसका ओवरफ्लो है सिटी के अंदर। पूरे बावड़िया का पानी ऊपर। यह दीवार रानीसर और पद्म सागर के बीच बनी हुई है, यानी रानीसर और पद्म सागर को यह दीवार दो भागों में बांट देती है। कहते हैं कि इस पद्म सागर के नीचे तली पर कुछ पानी के कुएं खुदे हुए हैं, बेरियां खुदी हुई है। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में यहाँ पद्मसर नहीं था, यहाँ पानी के लिए कुएं खोदे गए थे, लेकिन कालांतर में इसको एनीकट के रूप में बांध देने से वो इसमें पानी इकट्ठा हो गया और वे बेरियां जो है वो पानी में डूब गई। अब ये पानी तालाब का पानी है, वो पीने के लिए काम में आता है। ये जो पानी में पक्षी तैर रहा है ये डबचिक है, ये वाटर बर्ड है, बहुत सुंदर लग रही है तैरती हुई। यहाँ पर क्या? 14 कुएं अंदर है। 14 कुएं तालाब के अंदर है। हाँ, आज तक खाली नहीं देखा। अच्छा, ये तालाब कभी खाली नहीं हुआ। ये उस समय पीने के पानी का बहुत बड़ा सोर्स था और कपड़ा धोना नहाना मना था। ये यहाँ पे नहाना के बदला मना था। तो ये 64 साल तो मेरे को देखते हुए पानी कभी साफ खाली है। नहीं हुआ। ये पद्मसर के तालाब के पास में एक मंदिर है साहब, चंडू पंचांग। जो है चंडू जी का मंदिर बताते हैं। ये जिनका चंडू पंचांग आज चलता है। ज्योतिष के मामले में चंडू जी बहुत बड़े ऋषि थे और उनका ये मंदिर अभी ये बंद है, तो मैं आपको उनके दर्शन नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत ही घनी ये एडवेंटिशियस रूट है जो इसके रेस्पिरेशन में भी काम आती है और लंबे समय बाद ये ज़मीन में सेटल होके बरगद को सपोर्ट करती है एज ए तना, और ये बड़ी डिलीशियस और एनर्जेटिक होती है। इसको लोग खाने के भी काम में लेते हैं। मैं बचपन में इन जड़ों को खाया करता था। बुलबुले भी आते थे, बुलबुले। वो अलग है, ये जड़ें खाते थे लोग। चलो सर, और ये गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं। अब हम पद्म सागर के पास ही बने रानीसर तालाब को देखने के लिए जा रहे हैं। रानीसर तालाब के बारे में बताते हैं कि राव जोधाजी के शासनकाल 1438 से 1492 में राव जोधाजी की रानी जसमादे हाडी रानी ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। ये तालाब मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में पीने का जल रानीसर तालाब से ही उपयोग में लाया जाता है।
इसका मतलब ये था, ये रानियों के लिए रिजर्व था, कोई दूसरा आदमी यहाँ एंटर नहीं हो सकता था, केवल रानी और राज परिवार के अलावा। और उसकी चौकीदारी के लिए आप ऊपर एक कमरा देख सकते हैं, ताकि कोई आदमी इस साइड में नहीं आए, केवल रानी इसका जी। पानी भी ऊपर जाता है किले के अंदर। रानी सर पद्म सर तालाब देख रहे हैं बाद में। अब हम वापिस जा रहे हैं साहब। ये रानी सर तालाब अभी बंद है, इस कारण से आपको दिखा नहीं पाए। ये सुबह 7 से 9 बजे तक ही। श्री प्रमोद जी जोशी ने एक मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा। उस वीडियो से मालूम होता है कि पद्म सागर का जब बरसात में ओवरफ्लो होता है ना, तो क्या दृश्य रहता है। एक्चुअल में रानी सागर का ओवरफ्लो आता है पद्म सागर में, और पद्म सागर का ओवरफ्लो सड़क पे होते हुए और ठेठ नीचे जालोर गिर जाता है। और ओजा गली है, ओजा स्ट्रीट। बड़ा मकान है ऊपर बिल्कुल आपने अगली बंद हो जाए आगे। खासा ये साहब जोधपुर की संकड़ी संकड़ी गलियां, और यहाँ तक ये आती बाइक आती है। तो देखने की बात ये है। कुछ उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये चांद बावड़ी है, रानी चांद कंवर थी, उनकी बनाई हुई है। इस चांद बावड़ी का निर्माण राव चूड़ा जी के शासनकाल में वर्ष 1343 से 44 के आसपास उनकी रानी चांद कंवर सोनगरा ने रानीसर पद्म सागर के तलहटी में निर्माण करवाया। इस बावड़ी के ऊपर एक अर्थ लगा हुआ था, जिसके द्वारा खेती बाड़ी में जल का उपयोग किया जाता था। इस पवित्र जल का उपयोग जलाभिषेक व पूजा पाठ में भी किया जाता है। चूंकि चांद बावड़ी रानीसर और पद्म सागर की तलहटी में बसा हुआ है, इसलिए इसमें इसका जो पानी है वो रानीसर पद्म सागर की अंडरग्राउंड चैनल से इसके अंदर आता है और इसमें भरा रहता है। इस समय बरसात में ये पूरी भरी हुई है। चांद बावड़ी के सामने ही एक जेता कुआं आया हुआ है। राव जोधा जी के शासनकाल में फतेहपोल के पास धापी बाई का बेड़ा खुदवाया गया। लड़ाई में जेता के शहीद होने के कारण उसके सम्मान में जेता मूथा के नाम से कुएं का निर्माण करवाया। राव जोधा के शासनकाल का यह दूसरा बेड़ा बना। जेता बेड़ा का पानी औषधि युक्त होने के कारण इस पानी की मांग विदेशों में भी रहती है। पहले इस कुएं पर ताला लगता था और पानी की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय पर पानी का वितरण होता था। ये जत्ता बेड़ा है और बिल्कुल किले के नीचे स्थित है, चांद बावड़ी के पास में है। और ये माना जाता है कि जोधपुर में इससे स्वादिष्ट और मीठा पानी कोई दूसरे बेड़े में नहीं है। आज से 300, 400, 500 साल पहले यहाँ से पानी किले की तरफ सप्लाई दरबारों के लिए होता था, राज परिवार के लिए यहाँ से पानी सप्लाई होता था। आज ये 2 बोतल भर के ले जा रहे हैं पानी की यहाँ आज से। फिर हम 2 बोतलें भर के ले जा रहे हैं। ये 2 बोतल भर के ले जा रहे हैं इस पानी की। राज दरबार का प्रसाद मानते हुए घर वालों को पिलाएंगे। देखिए साहब, ये महत्व होता है वह पानी का। इस चांद बावड़ी और जेता कुआं की साफ सफाई का काम हमारे पहले लेब असिस्टेंट रहे हुए श्री गोविंद सिंह जी निस्वार्थ भाव से करते हैं। आज मिलाते हैं गोविंद सिंह जी से आप। 7 बजे शुरू होते हैं। सब आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह। अरे गोविंद सिंह जी, आप क्या करते थे? आप पहले क्या करते थे? जूलॉजी में प्रयोगशाला सहायक था। अच्छा अच्छा, तो सब बताइए आपकी यहाँ दिनचर्या क्या रहती है। और यहाँ मैंने सुना है कि आप यहाँ के बावड़ी वगैरह कुएं वगैरह के आसपास जो सफाई में आपका विशेष रुचि योगदान, मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में आपसे। सवेरे 4 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू होती है जी। टूटते ही पहले निपट करके, और पहला काम होता है जाकर के चैनेश्वर महादेव की मंदिर में सफाई करनी। अच्छा। चैनेश्वर महादेव की मंदिर की सफाई करने के बाद के अंदर इसकी
कुआ जो है ना जितना बेरा, जितना बेरा, इसकी सफाई करनी। हाँ जी। तो इसकी सफाई करने के बाद में बावड़ी में जो भी जितना पानी नीचे उतरा हुआ है उतनी उतनी की सफाई करके कचरा बाहर डाल देना। बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा योगदान। वैसे 15-20 दिन में एक दफा ऐसा अभियान करता हूँ जिसमें एक पूरी सफाई, मतलब बावड़ी की जितनी भी खाली खाली है सफाई हो सकती है उतनी करता हूँ। जो सहयोगी दे देते हैं उनका सहयोग ले देता हूँ बच्चों का, और बच्चे नहीं सहयोग देते तो मैं कल इकट्ठा कच्चा कर करके एक तरफ रख देता हूँ, और फिर जो ओरिजिन है उसको कुछ पैसे दे करके कि ये कच्चा बाहर डाल दे। और क्या आप जैसे लोगों से और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, मैं ये चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब गोविंद सिंह जी। 2 years, आपकी उम्र 82 ईयर्स है और ये सेवा का काम कितने सालों से कर रहे हैं आप? करीबन 60। वो 60 सालों से सेवा का काम दे रहा था। वास्तव में बहुत बहुत पुण्य काम करे। इनसाइड सिटी में नवचौक ये के पास ये दो मंडी का एरिया कहलाता है, मंडी का एरिया से। पुराने जमाने में। अच्छा, मंडी भी 2 थी, एक नीचे वाली मंडी, एक ऊपर वाली मंडी। ये नीचे वाली मंडी सब्जी और फ्रूट के लिए फेमस थी। ऊपर वाली मंडी जो थी वो मिठाई की दुकानों के लिए फेमस थी। ऊपर एक घनश्याम जी का मंदिर है, ये रास्ता है मंदिर का ऊपर। अच्छा। और पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक मंडी स्कूल की बिल्डिंग है। मेरा नाम अनिल व्यास है। अच्छा अनिल जी व्यास, ये स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। ये जो स्कूल है ना, ये बिल्डिंग, इसके बारे में बताइए थोड़ा आप। यहाँ पे 3 स्कूल हैं। 3 स्कूल हैं? अच्छा। एक है लड़कों की, एक है लड़कियों की, एक है संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज तो है कौन सी, आप थोड़ी सा बताइए। एक वो व्हाइट वाली दिख रही है आपको, हाँ, वो है लड़कों की स्कूल। वो लड़कों की स्कूल राजा है। महाराजा की टाइम की है। अच्छा। और ये जो दिख रहा है महल की तरह, हाँ, ये हुसैन मंडी, ये है हुसैन मंडी स्कूल लड़कियों की। अच्छा। ओनली वो लड़कियाँ पढ़ती है। अच्छा, और कॉलेज उसके आगे है कॉलेज। आगे कॉलेज है। ये सर को बता रहा हूँ मैं, अपने साथ में ले जाके। ये आगे है, इसके सामने जो है वो ऊपर ले जा रहा हूँ। ये है मंडी में, हमारे मंडी की सब्जी मंडी है ये। अच्छा, ये सब्जी मंडी ये है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई है। इसके आगे मैं ले जा रहा हूँ अंकल को अपने साथ में। स्कूल दिखाना संस्कृत कॉलेज। संस्कृत यहाँ पे ये कॉलेज। देखो आपको झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई है ऊपर। ये है, ये देखो यहाँ पे झाड़ लगी हुई है। ये है संस्कृत कॉलेज। ये मंदिर किनका है? ये ऊपर देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे, यहाँ आधे आधे आधे। ये 220 साल पुरानी है यहाँ पे। अच्छा, अटल बिहारी जी का मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जोधपुर सिटी के बारे में। खांडा फलसा में स्थित इस मस्जिद को शाही एक मीनार मस्जिद के द्वारा पहचाना जाता है। आमतौर पर मस्जिद पर 2 या 4 मीनारें होती है, परंतु शाही मस्जिद में एक ही बहुत ऊंची मीनार है जिसके अंदर ऊपर चढ़ने के लिए गोलाईदार सीढ़ियां बनी हुई है। यह मीनार अपनी स्थापत्य कला एवं आर्किटेक्ट के लिहाज से बहुत ही अलग नमूना है। जोधपुर शहर में शाहजहां के समय सुल्तानी फौज का कुछ समय तक यहाँ पड़ाव रहा था। फौजी अब्दुल जलाल यहाँ ठहरे थे और इस जगह इबादत गाह बनाई। मस्जिद के अंदर इस दीवार पर यह एक लिपि उकेरी गई है। यह लिपि उर्दू है या फारसी है या अरबी है, यह समझ में नहीं आता है। यहाँ के एक निवासी ने मुझे कहा कि साहब, यदि इस लिपि का ट्रांसलेशन कोई कर सके तो हमें ज़रूर बताना, हम इस लिपि के बारे में जानना चाहते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक इबादत गाह है जो इस जोधपुर शहर में कौमी एकता का एक आदर्श उदाहरण है। ऐसी कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी जहाँ शांति और सुकून मिलता है। इस मस्जिद में बहुत ही शांति और सुकून का मैंने अनुभव किया है। यहाँ इस बोर्ड पर नमाजों का समय लिखा हुआ है ताकि सही समय पर आकर के लोग इबादत कर सके। और ये इबादत गाह है और ये एक सामने
जो पुराना कुआं है जो इस मस्जिद में बना हुआ है, इस कुएं के पानी निकालने के लिए ये गिर्री भी लगी हुई है, लेकिन अब ये गिर्री काम नहीं आ रही है। यहाँ मोटर वगैरह लगा दी गई है और इस पानी से जो इबादत करने वाले हैं वो वजू करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी, देखो साहब यहाँ क्या लिखा है, अकल की करोड़ों दलीलें इंसान का एक गुनाह भी माफ़ नहीं कर सकती, मगर नदामत का एक आंसू करोड़ों गुनाह माफ़ करा सकता है। क्या खूब लिखा है साहब यहाँ पे। और ये देखो आप, इनके है चित्र भी बड़ी खूबसूरत है। ये पवित्र चित्र है, इसी से ये पानी पर भी पवित्रता का प्रभाव पड़ता है। जमीन में पानी सब एक है, लेकिन कुएं भिन्न भिन्न है, जो निकालने के आउटसोर्स है वो भिन्न भिन्न है, बाकी पानी एक ही है सब। ये क्या लिखा है, इंसान की पहचान अच्छे लिबासों से नहीं बल्कि उनके अखलाक और उनके ईमान से है। बहुत ही खूबसूरत लिखा साहब। इस मस्जिद के कोटेशन तो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये पानी का स्रोत एक ही होता है, कुएं भिन्न भिन्न होते हैं। रब को इबादत से और मखलूक को अपनी अखलाक से राजी करो, दुनिया व आखिरत दोनों खुश होंगी। जीते जी और मरने के बाद आदमी खुश रहता है। इस मस्जिद का अंदर से अवलोकन मस्जिद के बाहर खड़े इन दोनों भाईजानों ने हमें कराया। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने हमें बहुत खूबसूरत मस्जिद दिखाई। इस मस्जिद के सामने ये महादेव जी का मंदिर है, जो मस्जिद के प्रांगण के अंदर से भी दिखता है। इस मस्जिद और इस मंदिर का निर्माण दोनों एक ही समय में करवाया गया है, सब बताते हैं, लेकिन मंदिर का बाद में पुनर्निर्माण करवाया गया। तो इसलिए, और मस्जिद वही पुराने आर्किटेक्ट पे आज भी खड़ी है। तो ये कौमी एकता का सबूत और कहाँ मिलेगा इतना अच्छा। ये पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ ये एक मीनार मस्जिद और ये महादेव जी का मंदिर है, ये कुमारिया कुआं नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर में। मस्जिद में पानी के कुएं का अवलोकन करने के बाद अब महादेव जी के मंदिर के पास में भी पानी का कुआं है। दोनों कुएं अलग है, लेकिन दोनों का पानी सेम है। जी का बेरा है जो कुमारिया कुआं के सेंटर में स्थित है, और पब्लिक आजकल इसमें मशीन लगा दी है जिससे हैंडपम्प से पानी भरा जाता है लोगों के द्वारा। और पूरा जोधपुर पिछले सैकड़ों सालों से इन घरों पे ही आधारित था पानी के लिए। ये जाली लगा दी ताकि कोई चीज़ अंदर नहीं गिरे, गंदगी नहीं जाए, गंदगी नहीं गिरे, और बड़ा साफ हुआ है ये साहब के खांडा फलसा में लाट जी का बेरा स्थान है। देखो आप, ये पीपल कितना पुराना है। तो हम देखने आए तो हमारे कोई गज्जा जी की उतर गई कि भाई मैं तो चाय पीऊँगा फिर चलूँगा आगे। तो फिर ये इन साहब के यहाँ पियेंगे, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद में ये लाट जी का बेरा देखेंगे। ये लाट जी का बेरा है साहब, इसका पुनर्निर्माण 2012-13 में किया गया था। और ये इस बेरे के अंदर, बेरा मतलब कुआं, यहाँ कुएं को बेरा बोलते हैं। और लाट जी का बेरा नाम से ये खांडा फलसा में स्थित है। इस कुएं में देखो आप, ये लोहे की गिरी लगी हुई है। पुराने ज़माने में इस गिरी से इस कुएं से पानी निकालते थे। और अब यहाँ सभी कुओं पे ये जाली लगा करके बंद कर दी है, ताकि कुओं में किसी प्रकार की गंदगी नहीं गिरे और पानी बिल्कुल पवित्र रहे, कोई पत्ते, घास फूस, प्लास्टिक वगैरह नहीं गिरे। मनुष्य के शरीर में करीबन 70% जल तत्व होता है, इसलिए जल तत्व की शुद्धता और पवित्रता मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये देखो, इसमें जाली लगा के कुएं को बंद किया और कुएं के अंदर भगवान की तस्वीरें लगाई है, गुरु महाराज की तस्वीरें लगाई है, ताकि ये मंदिर रूप में लोगों की भावना बनी रहे। और इस लोगों की भावना का जो प्रभाव है कुएं के पानी पर भी पड़ता है। देखो, ये रामदेव जी बाबा का, ये कृष्ण भगवान की ये तस्वीर लगाने मतलब यही है कि यहाँ का पानी पवित्र बना रहे और इस पानी को पीने से मनुष्यों का शरीर पवित्र बने। ये लोकार्पण किया गया साहब श्री रामेश्वर जी दादी ने जब इसका पुनर्निर्माण कराया था, तब ये बोर्ड लगा था। वो समय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कि कुएं का पुनर्निर्माण करवाया। जो अपन ने रास्ते में जितने भी बेरे देखे हैं, उनका पुराने ज़माने में ये सिस्टम था, एक मोहल्ले के जनता
कोई दूसरी जगह जाके बिरे से पानी नहीं भरती थी, मोहल्ले वाइज बिरे होते थे। मोहल्ले वाइज होते थे। या 2 मोहल्ला या 3 मोहल्ला मिला के एक होता था, वही लोग पानी भर सकते थे। दूसरे मोहल्ले के लोग इस मोहल्ले में आके पानी नहीं भर सकते थे, अपने अपना सिस्टम था। सिस्टम था। ये लार्ज बेरे का पानी जो है ये सिस्टम से इसमें टूटी आती है और ये टूटी से आगे सप्लाई होता था। थोड़ा आगे हो जाता। बाबा रामदेव जी का मंदिर ये सब, और ये फूल की दुकान। ये आपकी दुकान कितनी पुरानी है साहब? 30 साल। 30 साल पुरानी है। जय हो बाबे की। बोड़ा शिवसन आश्रम। ये जाली के अंदर पानी का बेरा है जो बोड़ों का बेरा कहलाता है। तो वो अभी तो पानी आ रहा है लेकिन लोग लगा दिया है, बट बेरा चालू है। और ये तो फॉल है साहब। ये खांडा फलसा है। अब हम खांडा फलसा में श्री सुमेर पुष्टिकर सीनियर माध्यमिक विद्यालय जोधपुर पहुंचे हैं। ये पुराना स्कूल है, स्टेट टाइम का स्कूल है। तो इस स्कूल से पढ़े हुए कई विद्यार्थी बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं, राजनीति में भी आए हैं। ये सुमेर पुष्टिकर का मतलब है जो पुष्कर नाम ब्राह्मण थे जोधपुर के, उनके लिए ये स्कूल थी। कॉक साहब का जोधपुर की एजुकेशन में दैट वाज द बिगनिंग। कॉक साहब, कॉक्स कुटीर नाम से जो मैंने बताया था, उस कॉक साहब ने जोधपुर में जातिगत स्कूलों का निर्माण करवाया। जैसे ब्राह्मणों के लिए ये पुष्टिकर स्कूल बनवाई, मालियों के लिए सुमेर स्कूल बनवाई, राजपूतों के लिए चौपासनी और प्रताप स्कूल बनवाई, अलग अलग जाति वाइज। तो ये करीब 100 साल पुरानी स्कूल है और इसके कई स्टूडेंट हैं जो बाबा एटॉमिक, बिजली घर के चीफ इंजीनियर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मेंबर रह चुके हैं, हजारों लोग। और इस स्कूल में 100 साल पहले एक प्रिंसिपल थे खांडेकर, हेडमास्टर खांडेकर थे मराठी। वो इतने डिसिप्लिन थे और इतना एजुकेशन के लिए समर्पित थे। पिछले 70-80 साल से जोधपुर में पुष्करना जाति में एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, उसको खांडेकर टूर्नामेंट का नाम दिया हुआ है। बहुत बढ़िया भाई। और उस खांडेकर टूर्नामेंट के अंदर नेशनल लेवल के प्लेयर जैसे जबरू बा, आज़ाद, जो यहाँ के माने हुए प्लेयर थे, वो उसमें भाग लेके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं खांडेकर की यादगार में। थैंक यू पिताजी। ये इस रूट से आए और अब आगे ये जालोर गेट चौराहा है जहाँ अभी है गणेश बैठे हुए हैं। जालोरी गेट यानी कि जालोरी पौड़, जोधपुर परकोटे की एक ये पौड़ है। ये इसका जालोर की तरफ उधर है मुंह है, मैं आपको दिखाऊंगा है मेन गेट पर। तो ये जालोरी गेट है साहब। तो जालोरी गेट से सीधा खांडा फलसा, नौचौकिया, गुंदी मौला और आगे रानीसर पदमसर वो जो हम देख के आए तालाब, वो ये पुराना जोधपुर की एक लाइन है। पुराना जो जोधपुर शहर था वो परकोटे के अंदर ही था, परकोटे के बाहर कुछ भी नहीं था। जगह जगह इनके गेट बने हुए थे। और आज से 100 साल पहले ये जो आप चौराहे देख रहे हैं, या इक्का दुक्का आदमी निकलते थे। जंगल था और इक्का दुक्का आदमी निकलते थे। और इस गेट जो था इसका नाम था जालोरी गेट, क्योंकि यहाँ से जोधपुर से जो 136 किलोमीटर दूर जालोर डिस्ट्रिक्ट है, रास्ता ज़्यादा था, वो इसी जोधपुर रियासत के अंडर में आता था, इसलिए वो जालोरी गेट गिना गया। यहाँ शाम को 6 बजे के बाद ये फाटकें बंद हो जाती थी ताकि कोई बाहर का आदमी शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके।
और जो भी आता है यहाँ दरबार के चौकीदार बैठे होते वो पूरी उसकी छानबीन करते, उसके बाद ही रात्रिकालीन उसको प्रवेश दिया जाता।